हेलो स्टूडेंट्स। हम इडोगोनियम के बारे में पढ़ रहे थे। इडोगोनियम की जो स्ट्रक्चर थी वो हमने पढ़ी थी। आज हम इडोगोनियम के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इडोगोनियम जो है उसमें 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन के बारे में देखते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 2 मेथड के जरिए होगा, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन होता है, और दूसरा एकाइनेट्स बनते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है कि इडोगोनियम का जो फिलामेंट है वो बाई एक्सीडेंट कहीं से भी टूट जाता है। जैसे मान लो इडोगोनियम जो है वो पानी के अंदर पाया जाता है, तो पानी के अंदर कोई एनिमल उसको तोड़ देता है फिलामेंट को, या फिर कोई जब पानी का तेज़ बहाव होता है, बहुत तेज़ गति से वाटर फ्लो करता है, तब भी फिलामेंट जो है वो टूट जाता है। तो किसी भी वजह से फिलामेंट जो है वो टूट जाता है, और बची हुई जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है, डिवीजन करके नई कैप सेल बना लेती है। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन या विखंडन होता है। दूसरा एकाइनिट्स। तो एकाइनिट्स जो है वो विपरीत परिस्थितियों में बनते हैं। जब इनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब पानी सूख जाता है, तब एकाइनिट्स का फॉर्मेशन होता है। जब पानी सूख जाता है तब क्या होता है कि इडोगेनियम की 4 या 5 कोशिकाएं जो है वो केंद्र के चारों ओर मोटी भित्ति बना लेती है। जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ 4 या 5 सेल क्या करती है, मोटी वाल का फॉर्मेशन कर लेती है, मोटी भित्ति बना लेती है। अब इन कोशिकाओं में एनएफ फूड मटेरियल जो है वो भरा रहता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन जो है वो संचित रहता है। अब इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, एकाइनिट्स बोलेंगे। इसी कोशिका को हम क्या बोलेंगे, एकाइनिट्स। एकाइनिट्स के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सुरक्षित रहता है, एकदम प्रोटेक्शन में रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो भित्ति होती है ये टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाती है, भित्ति टूट जाएगी, और जो एकाइनिट्स है वो नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे, नया फिलामेंट बना लेंगे इडोगोनियम का। अब एकाइनिट्स जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं। ये डार्क रेड, या जो एकाइनिट्स बनते हैं वो डार्क रेड कलर के या फिर डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है। तो ये 2 मेथड हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, कायिक जनन के। अब देखते हैं इडोगोनियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो कोई भी सेल जिसके ऊपर केप लगी होगी वो सेल जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेती है। जैसे मान लो ये सेल है कोई और इसके ऊपर ये केप लगी हुई है, तो ऐसी सेल जिसके ऊपर केप लगी हुई है वही सेल क्या करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेती है। और इस सेल को हम क्या बोलते हैं, जूस्पोरेंजियम। ठीक है। जो सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है उसको हम क्या बोलेंगे, जूस्पोरेंजियम। और जूस्पोरेंजियम जो है उसी के अंदर ही क्या होगा, जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जूस्पोर का निर्माण होता है। अब क्या होगा कि इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे अंदर की ओर श्रिंक होने लग जाती है। श्रिंक होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है, श्रिंक होने लग जाती है। ठीक है। इस सेल के जो ऊपर वाली सेल होती है, जैसे मान लो ये सेल है, इसके ठीक ऊपर वाली जो सेल होती है वो क्या करेगी, धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ने लग जाती है, वो धीरे धीरे हटने लग जाती है ऊपर से। जैसे मान लो एक साइड की तरफ झुकने लग जाएगी, मुड़ने लग जाती है एक साइड की तरफ में। ठीक है। तो पहले तो क्या होगा कि जो जूस पोरेंजियम है उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर श्रिंक होने लग जाएगी, धीरे धीरे अंदर की तरफ फोल्ड होने लग जाती है, मुड़ने लग जाती है। और इस जूस पोरेंजियम के ठीक ऊपर वाली जो सेल होती है, यहाँ पर जो कोशिका होगी वो क्या करेगी, धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लग जाती है और ये साइड की तरफ में ऐसे हटने लग जाती है, मूव होने लग जाती है। जिससे क्या होगा, ये जो जूस पोरेंजियम होता है उसका माउथ खुल जाता है, यानी कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो धीरे धीरे ऐसे साइड में हटेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन हटेगा, तो ये वाला जो उसका माउथ होता है, मुख जो होता है वो खुल जाएगा। तो ऊपर से ये सेल जो है जूस पोरेंजियम जो वो पूरी खुल जाएगी। अब जो अंदर वाला पोर्शन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है जो धीरे धीरे श्रिंक हो रही थी, वो एक गुब्बारे के स्ट्रक्चर के रूप में, जैसे ये निकल रहा है देखो, एक गुब्बारे की तरह ये बाहर निकलने लग जाता है। ये एक जूस पोर है जो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ऊपर का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो है जूस पोर का, ये ग्रीन कलर का दिखता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। और नीचे वाला जो पार्ट रहता है ये वाला, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, इसे हाईलाइट एरिया बोलते हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है उसके नीचे देखो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, म्यूसिलेज जमा होने लग जाता है। अब म्यूसिलेज क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, जल को अवशोषित करेगा, और जल को अवशोषित करने के बाद में ये फूलेगा, और फूलने के बाद में ये क्या करता है, इस जूस पोर को ऊपर की तरफ धकेलेगा।
ठीक है, ऊपर की तरफ ये प्रेशर डालता है जिससे जूस पोर जो है वो निकल कर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाता है। अब ये जूस पोर जो है वो निकल कर बाहर आ गया है। ठीक है, अब ये नीचे वाला एरिया जो है ये तो है हाईलाइट एरिया या ट्रांसपेरेंट एरिया, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जबकि ऊपर वाला जो एरिया है ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ये हरे रंग का दिखता है। अब जो हाईलाइट एरिया है या जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उसके नीचे क्या होता है कि बहुत सारे बेसल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। बेसल ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसे छिद्र पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, छोटे छोटे छिद्र जैसी संरचना बनेगी और प्रत्येक जो बेसल ग्रेन्यूल है उससे एक एक फ्लैजिला निकलती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक बेसल ग्रेन्यूल, यहाँ पर एक बेसल ग्रेन्यूल, तो प्रत्येक बेसल ग्रेन्यूल से क्या होगा, इस तरह से फ्लैजिला का निर्माण होता है, फ्लैजिला निकलती है। तो अनगिनत फ्लैजिलाएँ निकलती है इस तरह, बहुत सारे बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं तो अनगिनत फ्लैजिलाएँ यहाँ से निकलती है। अब ये जो जूस पोर है ये आधे घंटे तक, ये जो जूस पोर है ये आधे घंटे तक क्या करेगा, पानी में तैरेगा। उसके बाद में ये इसको कोई बेस मिलता है, कोई आधार मिल जाएगा और उस आधार से जाकर ये चिपक जाता है, किसी भी बेस से जाकर ये चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी फ्लैजिला जो है वो लुप्त हो जाती है, फ्लैजिला झड़ जाती है। ठीक है, एंटीरियर साइड वाले से, यानी ये आगे वाला पोर्शन है और यहाँ पर जो फ्लैजिला थी ये झड़ जाती है, फ्लैजिला झड़ जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, इस जूस पोर का ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस डिवीजन करेगा और जो हाईलाइट एरिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होल्ड फास्ट के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस तो डिवीजन करके ऊपर की तरफ में क्या बनाता है इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, विभाजन करता है और जो हाईलाइट एरिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होल्ड फास्ट के अंदर। होल्ड फास्ट क्या होता है कि एक चिपकने वाला सिस्टम बन जाता है जिसकी वजह से ये क्या होता है, किसी भी बेस या किसी भी दूसरे प्लांट से आराम से चिपक जाएगा। अब होल्ड फास्ट के जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या करता है, पूरा का पूरा फिलामेंट का निर्माण करता है, ऊर्ध्वगोनियम का पूरा फिलामेंट बनेगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट एरिया था, हाईलाइट एरिया था, वो तो बदल जाता है होल्ड फास्ट के अंदर। और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये क्या बनाता है, ईडोगोनियम का बाकी का जो बचा हुआ फिलामेंट है उस फिलामेंट का निर्माण करता है, पूरा का पूरा ईडोगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ईडोगोनियम के अंदर वेजिटेटिव तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्या होता है कि जिस सेल पर कैप लगी होती है वही सेल जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट लेती है और उस सेल को हम बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। उस सेल को हम क्या बोलेंगे, जूस्पोरेंजियम। अब जूस्पोरेंजियम के ऊपर वाली जो सेल होती है वो धीरे धीरे साइड में हटना स्टार्ट कर देती है और जूस्पोरेंजियम के अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होना शुरू हो जाती है, मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऊपर वाली सेल तो एकदम से हट जाती है जिससे जूस्पोरेंजियम का जो माउथ होता है या जो मुख होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन ये खुल जाता है और जो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होती है धीरे धीरे वो जूस पोर में कन्वर्ट हो जाती है। इस जूस पोर के नीचे म्यूसिलेज जमा हो जाता है और ये म्यूसिलेज वाटर को अब्जॉर्व करता है और ये ऊपर की ओर प्रेशर डालता है। ठीक है, अब जूस पोर के दो पार्ट बन जाते हैं, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनती है और ये दो भागों में डिवाइड होता है। ऊपर का पोर्शन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और नीचे का जो पोर्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हाईलाइट एरिया बोलते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब जूस पोर के नीचे क्या होता है, म्यूसिलेज जमा हो जाएगा तो ये म्यूसिलेज वाटर को अब्जॉर्व करता है और ये ऊपर की तरफ ऐसे प्रेशर डालेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा तो जूस पोर जो है वो निकल कर बाहर आ जाता है। अब जूस पोर का जो ट्रांसपेरेंट एरिया जो हाईलाइट एरिया होता है उस हाईलाइट एरिया में बहुत सारे बेसल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। बेसल ग्रेन्यूल का मतलब बहुत सारे पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, छिद्र बनते हैं बहुत सारे, और प्रत्येक बेसल ग्रेन्यूल से क्या निकलती है, फ्लैजिला निकलती है, कशाबिकाएँ निकलती है। अब ये जो जूस पोर है ये एक आधा घंटे तक पानी में तैरता रहता है ना, आधे घंटे तक ये पानी में तैरेगा और तैरने के बाद में इसको जब कोई आधार मिल जाता है, कोई बेस मिल जाता है तो ये उससे चिपक जाएगा और चिपकने के बाद में क्या होगा कि इसकी फ्लैजिला झड़ जाती है और इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवीज़न करेगा। अब न्यूक्लियस डिवीज़न करने के बाद में जो हाईलाइट एरिया है वो तो कन्वर्ट हो जाता है होल्ड फास्ट के अंदर और जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो क्या करता है कि ईडोगोनियम का बाकी फिलामेंट जो है, ऊपर का जो फिलामेंट है उसका फॉर्मेशन करता है, उसका निर्माण करेगा। तो इस तरह से ईडोगोनियम में एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।